सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। तो आज की वीडियो होगी हमारी बीपीएससी 114 के यूनिट 7 परामर्श के सैद्धांतिक उपागम और संबंधित चिकित्सा फोर्थ चौथी उसका पार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्द। बैटरी है कम, ठीक है। चयन सिद्धांत, हम क्या चुनते हैं इसके ऊपर हमारा व्यक्तित्व निर्भर करता है, ठीक है। अपने दैनिक जीवन के बारे में सोचें, क्या खाए, कॉलेज या मॉल या किसी मित्र के घर जाते समय घर जाने के लिए क्या पहने, शाम को क्या किया जाए, परिवार के साथ कैसे समय बिताया जाए, यदि आपको घरेलू सहायता छुट्टी कर ले या आपका बच्चा बीमार हो तो आपका प्रतिक्रिया क्या होता है आदि। हमारे जीवन में हर क्षण हम विभिन्न विकल्प चुनते हैं। यह विकल्प निर्धारित करने के लिए हम अपने जीवन के बारे में कैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं। हमारे विकल्प आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं, इसलिए हम जिस तरह से कार्य करते हैं इसे समझना स्वयं को समझने हम जिस तरीके से कार्य करते हैं उसे समझना स्वयं को समझने की कुंजी है। विलियम ग्लासर द्वारा प्रतिपादित चयन सिद्धांत अपने व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने और नियंत्रित करने में हमारी सहायता करता है। यह हमारे व्यवहार और कार्य को अंतर्निहित प्रेरणा पर जोर देता है। ग्लासर आंतरिक नियंत्रण मनोवैज्ञानिक और बाह्य नियंत्रण मनोवैज्ञानिक के बीच अंतर करते हैं। बाह्य नियंत्रण मनोवैज्ञानिक के अनुसार हमारे कार्य और प्रतिक्रियाएं इस बात से प्रभावित होती है कि दूसरे लोग क्या करते हैं और वे हम पर किस तरह परस्पर प्रभाव डालते हैं। आंतरिक तंत्र के उपयोग के माध्यम से अपने स्वयं के व्यवहार पर नियंत्रण अर्जित किया जाता है। ग्लासर कहते हैं, जब हम अपने विचार नियंत्रित करते हैं तब हम अपने कार्य नियंत्रित करते हैं। चयन सिद्धांत बहुत सिंपल ही है कि आप जो चयन कर रहे हो क्यों चयन कर रहे हो, जरा इस बारे में हम लोग को मुख्य रूप से बात करनी है। चयन सिद्धांत के मुख्य संप्रदाय, एकमात्र चीज जो हम अब अन्य लोगों को प्रदान या प्राप्त कर सकते हैं वह सूचना है। एकमात्र व्यक्ति जिसका व्यवहार हम प्रभावित कर सकते हैं वह हम स्वयं हैं, ठीक है। प्रत्येक कार्य किसी बड़े भाग का हिस्सा है। ग्लासर ने समग्र व्यवहार नामक शब्द दिया। यह शब्द सदैव एक ही समय में होने वाली चार अलग अलग फिर भी परस्पर संबंधित घटना, कार्य, चिंतन, भावना और शरीर प्रक्रिया से मिलकर बनना है, ठीक है। ग्लासर के अनुसार हमारे सभी कार्य समय के साथ विकसित हुए 5 मूलभूत जरूरतों के समूह को प्रेरित होते हैं। यह है उत्तरजीविका, प्रेम, शक्ति, मजा, स्वतंत्रता। ये 5 चीजें ही मुख्य तौर पर होती है। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है सिद्धांत। ग्लासर का चयन सिद्धांत की 10 सूचियां। एकमात्र व्यक्ति जिसका व्यवहार हम नियंत्रित कर सकते हैं वो हम स्वयं है। हम किसी अन्य व्यक्ति को मात्र सूचना दे सकते हैं। सभी दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक समस्याएं संबंध समस्या है। समस्याग्रस्त संबंध सदैव हमारे वर्तमान जीवन का हिस्सा होता है। हम आज जो कुछ भी है वह वस्तुत अतीत की घटनाओं का परिणाम है कि पहले कुछ अच्छा किए थे। हालांकि अभी हम मात्र अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकते हैं और भविष्य में उन्हें पूरा करने की योजना बना सकते हैं, ठीक है। कि आज हमारे क्या खाना है तो यह है, फिर भविष्य में कल क्या करना है उस चीज़ों पर अपना ध्यान लगा सकते हैं। अपनी गुणवत्तापूर्ण दुनिया में कल्पनाओं या विशिष्ट अभिलाषाओं को पूरी करने के ही हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे की गाड़ी खरीद लिए, दूसरे की कौन सी गाड़ी है उससे हम अपनी इच्छाएं पूरी कर लेना ना। और दूसरे को चाहिए BMW, हमें चाहिए मर्सिडीज, हम दूसरे को BMW वाली हम खरीद लिए तो उससे उसकी अभिलाषा पूरी हो भी नहीं होगी ना हमारी अभिलाषा पूरी होगी। हम केवल बर्ताव करते हैं। सारा व्यवहार समग्र व्यवहार है और यह कार्य, सूचना, भावना और शरीर क्रिया के 4 घटकों से बनता है। सारा समग्र व्यवहार चुना जाता है, लेकिन मात्र कार्य और सोच के घटक को पर ही हमारा सीधा नियंत्रण होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। अपनी भावनाओं और शरीर क्रिया को हम मात्र अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कर सकते हैं कि हम कैसे कार्य करना और सोचना चुनते हैं। सारा समग्र व्यवहार कार्रवाई से निर्देशित होता है और इसे सर्वाधिक पहचानने योग्य भाग से नामित किया गया है, ठीक है। वास्तविकता चिकित्सा, डॉक्टर विलियम ग्लासर ने 1965 में चयन सिद्धांत प्रत्यय के आधार पर वास्तविकता चिकित्सा का प्रस्ताव दिया है। इस चिकित्सा में मूल आधार यह है कि सभी मानवीय समस्याएं तब उत्पन्न होती है जब 5 मूलभूत मनोवैज्ञानिक जरूरतों में से
कोई एक या अधिक पूरी नहीं हो पाती। और दूसरा बी, व्यक्ति मात्र अपना बस स्वयं का व्यवहार नियंत्रित कर सकता है। इन मूल सिद्धांतों को शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत पेशेवरों द्वारा, माता पिता आदि द्वारा स्वीकृत किया गया है। गलास्कर का विचार था कि जब व्यक्ति अन्य को व्यवहार को प्रभावित करने का प्रयास करने के बजाय अपने स्वयं के व्यवहार को बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है तो अपने उद्देश्यों और इच्छाओं को प्राप्त करने आसान हो जाता है। दूसरे का व्यवहार को प्रभावित करने से अच्छा अपने व्यवहार को परिवर्तित करो तो अपने उद्देश्यों और इच्छाओं को प्राप्त कर सकोगे आसानी से। ये तो घर वाले भी बोलते हैं, आपके, हमारे नहीं, हमारे भी बोलेंगे ही। वास्तविकता चिकित्सा में चिकित्सक की भूमिका। वास्तविकता चिकित्सा का उपदेश चूंकि ऐसे लोगों की सहायता करना है जिससे दूसरों से संबंधित परेशानी है, इसलिए चिकित्सक को कि वो इंसान गाना इतना तेज बजाता है, वो इंसान ऐसे सोता है, वो इंसान ऐसे कपड़ा पहनता है, वो इंसान खाना खा के छोड़ देता है, वो इंसान गंदा रहता है, वो इंसान साफ सफाई नहीं रखता है ना। तो इसमें क्या है, इसलिए चिकित्सा कि हम अपने व्यवहार को सिर्फ परिवर्तन कर सकते हैं, दूसरे व्यवहार को हम परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए चिकित्सा से संबंध स्थापित करना जरूरी है। वास्तविकता चिकित्सा की राय यह है कि संबंध उपचार में सहायता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। चिकित्सीय संबंध स्थापित होने पर इससे परे संतोषजनक संबंध स्थापित करने के लिए मॉडल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। सुरक्षित चिकित्सा सत्रों के दौरान सीखी गई संबंध निर्माण तकनीकों को रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग किया जा सकता है, जिससे चिकित्सा अधीन व्यक्तियों के लिए वास्तविक दुनिया में किसी तकनीक को विस्तार करना आसान हो जाता है। वास्तविकता चिकित्सक मानते हैं कि चिकित्सा में सीखे गए कौशलों को वास्तविक दुनिया की स्थितियों में लागू करने की व्यक्ति की क्षमता से उनके संबंध अधिक संतोषजनक होते हैं और जीवन अधिक लाभप्रद होने की संभावना बढ़ जाती है। वास्तविक चिकित्सा का उपयोग कैसे होता है? वास्तविक चिकित्सा को व्यापक रूप से एक प्रभावी उपचार के रूप में स्वीकार किया जाता है। हालांकि यह स्कूल और उनके समुदाय को चुनौती का सामना कर रहे बच्चों और युवा वयस्कों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद होती है। वास्तविक चिकित्सा की चिंता और सीमा। वास्तविक चिकित्सा से संबंधित पिछले शोधों के परिणाम प्रदर्शित करने के स्कूलों में व्यवहारात्मक समस्याओं का समाधान करने के लिए वास्तविकता चिकित्सा का उपयोग करने से उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हुए हैं। फिर भी स्कूली बच्चों से इस चिकित्सा में प्रभावशीलता के बारे में अब तक कुछ बहुत ही कम दीर्घकालिक शोध हुए हैं। स्त्रीवादी सिद्धांत प्रमुख संस्कृतियों द्वारा हाशिए पर रखे गए लोगों की आवाज़ों और अनुभवों के मात्र स्वीकार करने के बजाय उन्हें विशेषाधिकार देता है। स्त्रीवादी चिकित्सा में संस्कृति के स्थापित शक्ति केंद्रों के बाहर अपना जीवन में व्यक्त कर रहे लोगों के ज्ञान और जानकारी को स्वीकृति और सम्मानित किया जाता है, बजाय इसके कि क्या सहायता की जरूरत वाले व्यक्ति पर थोप दिया जाए। यदि इसकी पूरी संभावना का उपयोग किया जाए तो इस दृष्टिकोण में वर्तमान में किए जाने वाले उपचार के तरीकों में बिल्कुल रूपांतरित करने की क्षमता है। स्त्रीवादी चिकित्सा के विभिन्न प्रकार है, जैसे स्त्रीवादी उत्तर आधुनिकवाद, स्त्रीवादी परिवार चिकित्सा, स्त्रीवादी दृष्टिकोण की हम स्त्री के लिए हम कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, स्त्री के लिए हम कैसा सोच विचार रखते हैं। कई लोग सोचते हैं स्त्री बस एक ठो घर में सजाने का आइटम है जिसको लाओ सजा के रखो बस गुड़िया की तरह, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, खाना बनाती है बस और कुछ नहीं। कि नहीं, इससे अलग तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती है। स्त्रीवादी में विभिन्न मौजूद रूपों में कुछ का उदाहरण है। यह सुस्पष्ट है कि किसी भी चिकित्सक तकनीक में स्त्रीवादी परिप्रेक्ष्य अपनाया जा सकता है। उनकी राजनीति और सामाजिक पृष्ठभूमि पर विचार किए बिना व्यक्तिगत मुद्दों पर विचार करना संभव है। जब महिलाओं के जीवन की बात आती है तो स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, ताकत और विकल्प जैसी संपत्तियों को सूक्ष्म अर्थ पुरुष के जीवन की तुलना में काफ़ी अलग होता है कि ये स्वतंत्र नहीं हो सकती, आत्मनिर्भर नहीं हो सकती, ताकत और विकल्प जैसी प्रतिक्षणों को बहुत कम, ये होता है कि लोगों आदमियों के मुकाबले बहुत कम देखा जाता है कि ये सब है नहीं, ये सब हटाओ, बाकी सब चीज़ों में इन सबको मानो। महिलाओं के लिए मानक व्यवहार और नैदानिक नियमावली में रोग विकृति का रूप दिया गया, जिसमें आश्रित, निष्कर्ष और अनुवर्ती जैसे लेबल प्रस्तुत किए जाते हैं। अतीत में महिलाओं के श्रवण और पालन पोषण के गुणों का आकलन कमतर के रूप में किया गया है। ठीक है रुको। स्त्रीवादी बहु संस्कृतियों में पश्चिमी सभ्यता
के विभिन्न बौद्धिक दृष्टिकोणों की आलोचना करने के अलावा व्यवहारिक प्रवृत्ति है। यह अधिकांश समुदायों में अश्वेत स्त्रियां, वह काली लोग जो सुंदर नहीं होती, मतलब सफ़ेद नहीं होते, और बच्चों और पुरुषों द्वारा झेली जाने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों में निपटने के महत्व पर बल देते हैं। इन कठिनाइयों में कुछ निम्नलिखित है: अतरंग साथी, हिंसा, है ना, यौन शोषण, यौन और लैंगिक पहचान, अल्पसंख्यकों का कल्याण, महिलाओं, मातृ मृत्यु दर और हाशिए के समूहों, HIV एड्स में व्याप्त समाज स्वास्थ्य समस्याएं, पारिवारिक रूप से उत्प्रेरित वृद्ध महिलाओं और मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, अव्यवस्थित भोजन और शरीर छवि। चूंकि वह व्यक्तित्व जातीयता से संबंधित है, विभिन्न नमूनों के साथ शोध में पद्धतिगत और सांख्यिकीय मुद्दे निम्न आय महिलाओं, दिव्यांग महिलाओं, प्रवासी श्रमिकों और अप्रवासियों शरणार्थियों, कम मानसिक स्वास्थ्य। निर्णयवादी और सामाजिक निर्माणकर्ता सिद्धांत। निर्णयवादी मानव व्यवहार को अपने अध्ययन को मात्र परिवार तक सीमित नहीं रखते, बल्कि इसके बजाय वह उनके सभी तंत्र संबंधों को शामिल करते हुए समाज को समग्र रूप से देखते हैं। हम चूंकि मात्र अपने परिवारों से ही प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि लिंग भूमिका, मीडिया, सांस्कृतिक पहचान, भाषा और अपने मूल्यों के बारे में सीखी गई कठिनाइयों से प्रभावित होते हैं। वॉल्टर एडरसन ने 1990 में अपनी किताब रियलिटी इन नॉट वाइट इट यूज्ड टू बी निर्माणवादी पागमों को समझाने में सर्वोत्तम प्रयास में से एक है। बेसबॉल अंपायरों के बीच निम्नलिखित बातचीत पढ़े। यह साहित्य और आमतौर पर उद्धृत किया जाने वाला उदाहरण है। 3 बेसबॉल अंपायरों की बातचीत पढ़ लेना, कोई इंपॉर्टेंट हमें लग नहीं रहा है तो हम आगे बढ़ गए। बहुत सारे सिद्धांत आ चुके हैं। समाधान केंद्रित चिकित्सा। समाधान केंद्रित चिकित्सा आमतौर पर समाधान केंद्रित संक्षेप चिकित्सा SFBT के रूप में जाना जाता है। इस चिकित्सा में वर्तमान रूप में की उत्पत्ति 1980 के दशक में 2 विद्वानों स्टीव डेसजर और बिल ओ हेलन द्वारा की गई थी। ये दोनों विद्वान मिल्टर एरिक्सन से प्रभावित थे। उन्होंने 1940 के दशक में संक्षिप्त चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। स्लू किमबर्ग और मेसल वेनर जैसे सिद्धांतकार और चिकित्सक भी इस चिकित्सा से जुड़े हैं। मुख्य संप्रत्यय। समाधान केंद्रित चिकित्सा मानव स्वभाव के बारे में कोई मजबूत विचार नहीं है। हालांकि ये मानती है कि लोग अनसुलझे अतीत के धंधों में फंस सकते हैं, और यदि ये भविष्य में समाधानों के बजाय अतीत के और वर्तमान समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे अवरोधित हो सकते हैं। समाधान केंद्रित चिकित्सा देखिए, जो पुराने समय में मतलब जो भूतकाल की घटनाएं होती है उन चीज़ों पर ज़्यादा सोचना, और वर्तमान की जो चीज़ें बीती है या जो बीत रही है उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सोचने से उनके भविष्य की चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। समाधान केंद्रित चिकित्सा क्लाइंटों के स्वास्थ्य और सामर्थ्य पर केंद्रित है। कैसे उसका स्वास्थ्य और सामर्थ्य पर केंद्रित है। इस चिकित्सा में कुछ ऐसे मान्यताएं हैं जो एरिक्सन इस विचार के अनुरूप है कि लोगों के पास समस्याओं से निपटने के लिए सभी संसाधन है, बेशक वे समस्याओं का वास्तविकरण कारण नहीं जानते हैं कि उनका क्या वास्तविक कारक है समस्याओं का। चिकित्सक की भूमिका। समाधान केंद्रित चिकित्सा में चिकित्सक की सबसे पहली भूमिका पहचानना है कि क्लाइंट कितना सक्रिय है और वो परिवर्तन की प्रक्रिया में कितना प्रतिबद्ध है। परिवर्तन के प्रति सक्रियता और प्रतिबद्धताओं के सक्रिय के तहत क्लाइंट आमतौर पर 3 श्रेणियों में आते हैं, अर्थात आगंतुक, शिकायतकर्ता और ग्राहक। आगंतुक न तो समस्या और न ही समाधान का हिस्सा है, ठीक है। ऐसे लोग जो स्वयं को हल करने और स्वयं में शामिल किए बिना परिप्रेक्ष्य के रूप में स्थिति के बारे में शिकायत करता है, उन्हें शिकायतकर्ता माना जाता है। ग्राहक ऐसे लोग जो मात्र समस्याओं का वर्णन करने के बजाय समाधान खोजने पर काम करने और उनमें शामिल होने के लिए उत्सुक होता है। तकनीकें है समाधान, अपवाद प्रश्न, चमत्कारी संबंधी प्रश्न, सामर्थ्य और सीमाएं। कथात्मक चिकित्सा। कथात्मक सिद्धांत को घटना क्रिया विज्ञान माना जा सकता है, जिसमें यह लोग के आंतरिक अनुभवों की परख करता है। इस
यह इस अर्थ में अस्तित्वगत है कि व्यक्तिगत अर्थ तलाशती है। व्यक्तिगत अर्थ तलाशती है। संज्ञात्मक और गेस्टाल्ट सिद्धांतों के उपागम के समान ही भाषा के प्रति संवेदनशील है। यह अक्सर स्त्रीवादी सिद्धांत भी माना जाता है, क्योंकि इसमें परखा जाता है कि लोग को उनके लिंग और नस्ल के परिणामस्वरूप किस तरह अधीन और हाशिए पर रखा जाता है। हालांकि यह इसमें से कई विचारों को समाविष्ट भी करता है और उन्हें उत्तर आधुनिक के रूप में भी वर्गीकृत करने के का आधुनिकीकरण करता है। बहुत लंबे चौड़े सिद्धांत है, हमें नहीं लगता है सब कभी पूछा भी जाएगा एग्जाम्स में, लेकिन अब क्या है तो पढ़ लेना थोड़ा सा और समझना। संबंधात्मक सांस्कृतिक चिकित्सा, संबंधात्मक सांस्कृतिक चिकित्सा एक अन्य बढ़ती और लोकप्रिय चिकित्सा है जिसकी दार्शनिक जड़ें स्त्रीवादी उपागम में निहित है, और इसमें स्त्रीवादी उपागम के साथ यह विशेषता समान है कि संबंधात्मक और सांस्कृतिक रूप से केंद्रित है। आरसीटी का उद्देश्य यह है कि व्यक्तियों के बीच समृद्धि को बढ़ावा देने, संबंधों और पारस्परिक सहानुभूति को प्रोत्साहित करके व्यक्तिगत अलगाव को कम किया जाए। यह तथ्य है कि मुख्य धारा ने पश्चिम मनोविज्ञान सिद्धांत के आमतौर पर मानव विज्ञान और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने के रूप में दर्शाया। इसे पहली बार कई दशक पहले स्त्रीवादी मनोवैज्ञानिक का ध्यान में लाया। बहुत लंबी चौड़ी बात है। आरसीटी पारस्परिक पारिवारिक प्रणाली सिद्धांत एक और है अभी। परिवार प्रणाली उपायों में व्यक्ति के अलग अलग उपचार नहीं किया जाता। दूसरी तरफ प्रणालीगत विधियों में यह स्वीकार किया जाता है कि लक्षण उभरते हैं और संबंध के संदर्भ में बने रहते हैं। परामर्श को सबसे प्रभावी होने के लिए चिकित्सक के केंद्र में व्यक्ति की प्राथमिक प्रणाली होनी चाहिए। यह प्रणाली सामान्यतः परिवार होता है। परिवारों के साथ काम करने की कई तकनीक है। परिवारों के साथ काम करते समय इन धारणाओं को त्यागना महत्वपूर्ण है कि समस्या व्यक्ति केंद्रित होती है। इसके बजाय समस्या को परिवार द्वारा और उसके लिए सृजित और बरकरार रूप में समझा जा सकता है कि जरूरी नहीं है कि व्यक्ति केंद्रित ही समस्या हो सकता है, परिवार से भी समस्या आती हो, लक्षण भले ही बेहद गंभीर हो। परिवार चिकित्सा ये मानता है कि सभी लक्षणों का कोई प्रत्यक्ष प्रकार होता है। हालांकि अन्य सैद्धांतिक ढांचे चिकित्सा विकसित करते समय परिवार को ध्यान में रखते हैं, फिर भी यह आधार की समस्या परिवार से बेहद जुड़ी हुई है और इस तरह परिवार को उपचार किया जाना चाहिए विभिन्न मानकों के अनुसार मौलिक और नया है। परिवार प्रणाली चिकित्सा परिवार को ऐसी जटिल समस्या व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है जिससे सदस्य एक दूसरे को व्यवहार को प्रभावित करते हैं। व्यवहार को व्यक्तियों के समूहों के बजाय समग्र रूप में देखा जा सकता है। परिवार के किसी एक सदस्य में किसी भी बदलाव को पूरी प्रणाली के तरंगित प्रभाव हो सकता है, भले ही इससे अन्य सदस्यों सीधे प्रभावित नहीं हो। बहुत सारा कहानी है, किस्सा है। युगल चिकित्सा मतलब शादी के जोड़ों की, कपल्स की चिकित्सा। तो इसमें शादी के लंबे समय तक संबंध और द्वंद्व में संबंध का अर्थ यह नहीं है कि संबंध विफल होना तय है। वास्तव में प्रेम संबंध सुधारने, भरोसे को फिर से स्थापित करने में, वास्तविक अंतरंगता की संभावना को बढ़ाने व देने के लिए विवाह और पारिवारिक चिकित्सक के साथ काम करना जोड़ों के लिए शानदार अवसर हो सकता है। ये अपने आप को संबंध ऐसा नहीं है कोई चीज़ में बुरी बात चल रही है तो वो चीज़ें खराब हो जाए, समाप्त हो जाए, नहीं, उसे सुधारा जा सकता है युगल चिकित्सा के माध्यम से। युगल चिकित्सा में बहुत सारी चीज़ें होती है, आप लोग पढ़ लेना अगर आप लोग कोई कपल हो तो, जिससे आप अपने संबंध को बहुत आसानी से बांध सकते हो। क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा, व्यवहारात्मक उपागम, कई सारी तकनीक दी हुई है। पारिवारिक मनोचिकित्सा IPT, पारिवारिक चिकित्सा मानसिक विकारों से निपटने के लिए संक्षिप्त, केंद्रित और साक्ष्य आधारित उपचार रणनीति है। IPT
का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि वह पारस्परिक संबंधों और सामाजिक प्रकार की गुणवत्ता को बढ़ाने और क्लाइंट की सहायता की जाए ताकि उसमें संकट को कम किया जा सके। गेराल्ड क्लेरमैन और मायराना विस्मैन ने 1970 के दशक में हैरी स्टैक सुलिवन, एडोल्फ मेयर और जॉन बॉल्बी के काम की प्रेरणा लेते हुए आईपीटी को विकसित किया। पारस्परिक मनोचिकित्सा मानसिक स्वास्थ्य कठिनाई से निपटने का एक ऐसा तरीका है जिसे अनूठे तरीके से संरचित किया गया है उनकी वर्तमान दिक्कतों से निपटने और उनके पारस्परिक संबंधों को बढ़ाने और व्यक्तियों की सहायता करने के लिए लक्षित आसक्ति और संचार सिद्धांत आईपीटी के आधार के रूप में कार्य करते हैं। आईपीटी चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दिक्कतों को हल करने की तकनीक को प्रदान करता है। सर्वप्रथम ये सामाजिक अलगाव या असंतोष संबंधों में भागीरथी जैसी पारस्परिक कमजोरी का समाधान है। दूसरे, यह रोगियों को अनसुलझे शोक से निपटने की सहायता कर सकता है। तीसरा है, आईपीटी उन लोगों की सहायता कर सकती है जो सेवानिवृत्ति, तलाक या किसी अन्य स्थान में स्थानांतरित होने वाले जीवन में कठिन बदलाव के दौर से गुजरे। चौथा, ऐसा पाया गया कि आईपीटी भागीदारी परिजनों, करीबी मित्रों और कर्मचारियों की अलग होने की अपेक्षाओं से उत्पन्न होने वाले पारस्परिक दंडों को हल कर सके। इसका उपयोग कब किया जाता है, अभी बता दिया गया। यह काम किस प्रकार करती है? ठीक है, आईपीटी चिकित्सा के बारे में। समूह चिकित्सा, तो समूह चिकित्सा का हम कई बार देखे हुए। समूह मनोचिकित्सा या समूह चिकित्सा के संदर्भ में एक या एक से अधिक चिकित्सक क्लाइंट के एक छोटे समूह का उपचार करते हैं। यद्यपि इस शब्द का उपयोग समूह फॉर्मेट में दी जाने वाली किसी भी तरह की मनोचिकित्सा के वर्णन के लिए किया जा सकता है, फिर भी आमतौर पर इसका उपयोग मनोगतिक मनोचिकित्सा का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसमें परिवर्तन तंत्र के रूप में पारस्परिक संबंध विकसित किए जाते हैं एवं इसका अन्वेषण एवं जांच की जाती है। मनोशैक्षिक और कौशल प्रशिक्षण समूह और सहायता समूह सभी समूह चिकित्सा की व्यापक परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। समूह और व्यक्ति चिकित्सा के बीच सबसे सुस्पष्ट अंतर मनोवैज्ञानिक के साथ कमरे में मौजूद होने की संख्या है। आप उस समय अकेले रहोगे, क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत चिकित्सा में और समूह चिकित्सा में कई लोग रहेंगे और कई सारी लोगों की प्रॉब्लम रहेगी, सार्वभौमिकता रहेगी, परोपकारिता रहेगी। आशा जगाना होगा कि हाँ आप लोग सफल हो सकते हो, आप लोग की समस्याएं हल होंगी, आप लोग यहाँ से खुशी खुशी जाओगे। आशा जगाती है, जानकारी प्रदान की जाती है एक दूसरे से, प्राथमिक पारिवारिक अनुभव को सुधारात्मक पुनर्प्राप्ति होगी, सामाजिक तकनीकों का विकास होगा कि आप एक दूसरे से बात करने से खुल सकते हो, दूसरे की दिक्कत समझ सकते हो, दूसरे की प्रॉब्लम को अपना सकते हो और उसे सुधारने के लिए अन्य तरीके के बातचीत तरीके बयां कर सकते हो। सर ठीक है, अनुकरण व्यवहार होगा। संशक्ति अस्तित्वगत कारक, रेचन, पारस्परिक अधिगम, आत्मसमझ, संदर्भ। चिकित्सा समूह कैसे काम करता है? यह समूह गठन, लक्ष्य और संदर्भ पर निर्भर करता है। गठन किस चीज़ का है, लक्ष्य क्या है हासिल करना और संदर्भ क्या है। कुछ समूह सीमित समय वाले होते हैं जिसमें पहले से ज्ञात सत्रों की निश्चित संख्या होती है कि इतने सत्र में आपको ये सारी चीज़ें या ये लक्ष्य आपको प्रदान करना है। चिकित्सा समूह का समापन, ठीक है, प्रभावशीलता। अब आगे हमारा बहुविधि चिकित्सा। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, व्यक्ति केंद्रित या मानवतावादी चिकित्सा, सम्मोहन चिकित्सा और मनोविश्लेषण जैसे चिकित्सा उपागम का अधिकांश लोग अवगत है। हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि पहले से ही सैकड़ों विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक उपचार उपलब्ध है। अधिकांश चिकित्सक सहित अभी भी कम ही लोग मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की समग्र और एकीकृत प्रणाली 1980 के दशक में अस्तित्व के बारे में जानते हैं, जो कि निसंदेह अब तक सबसे सुरुचिपूर्ण, संपूर्ण और प्रभावी चिकित्सक तरीका है। प्रोफेसर अर्नोल्ड ए लाजरस ने बहुविधि चिकित्सा का संप्रत्यय विकसित किया जिसका अब व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप
बेसिक आईडी मन प्रभावी दवाएं जो कि सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली जैविक हस्तक्षेप है। इसे 7 मॉडलिटीज के रूप में, अक्षरों के रूप में सुगम संक्षिप्त नाम बेसिक LD बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। हालांकि डी मॉडलिटी मादक दवा के उपयोग के अलावा अन्य शारीरिक और जैविक कारकों की पूरी श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं, भले ही यह निर्धारित हो या नहीं। बेसिक आईडी संक्षिप्त का 7 मॉडलिटीज को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप जैसे पहले कहा गया है, बेसिक आईडी निम्नलिखित से संबंधित है। ठीक है, बी है बिहेवियर, ए है अफेक्ट भाव, एस है सेंसेशन संवेदना, आई है इमेजरी कल्पना, सी है कॉग्निटिव नहीं है संज्ञान कॉग्निशन। ठीक है, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पारस्परिक संबंध, और डी है ड्रग्स। MTA सामाजिक और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत पर आधारित है और बेसिक आईडी के भीतर और उनके इर्द गिर्द प्रतिक्रिया अभाव की अधिकता का उपचार करती है। हटाओ इसके अलावा, जबकि किसी के पास एक बेसिक आईडी है, किसी भी 2 व्यक्तियों के पास समान मनोवैज्ञानिक अनुभव नहीं होंगे। इस कारक व्यक्तिगत रूप से डिजाइन की गई मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की जरूरत हो सकती है। हालांकि MMT का सबसे शक्तिशाली पहलू यह है कि वह नैदानिक लेबलिंग से परे है और इसके अत्यधिक व्यक्तिगत चिकित्सा संभव हो पाती है। एक ही निदान वाले अलग अलग व्यक्तियों में बेहद अलग अलग लक्षण होते हैं, जिसके लिए विभिन्न उपचार विधियों की जरूरत होती है। बहुत लंबी चौड़ी कहानी आ गई। चलो गाइस, कहानी ख़त्म होती है। आपको किसी भी तरह का डाउट और प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मेरे किसी भी पर्सनल लिंक पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में सारे कमेंट्स के मैंने आज तक जवाब दिए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और किसी भी तरीके के प्रॉब्लम डाउट हो तो आप दे सकते हो, और देना भी चाहिए, और हम बोल रहे हैं तो दे ही देना। तो हम लोग मिलते हैं गाइस एक नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। वीडियो को जाते जाते लाइक और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करते जाना। बाय बाय।